फॉलोड बाय जो एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सिक्किम का 19.7% का यहाँ पर ये आंकड़े बताते हैं। मतलब बेरोजगारी से जूझ रहा नौजवान त्रिपुरा में अब आस लगाए बैठा है कि अब जो नई सरकार है 25 साल का जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको अब हटाते हुए अब एक नई सरकार आके उसको नौकरी दिलाएगी। ये नौजवानों के मन में शायद ये एक आशा की किरण जगी है। अनिल आनंद जी, जाहिर है, मैंने तो पहले कहा, मैं इनिशियल रिएक्शंस जो मैं देख रहा था कि लोगों की कितनी अपेक्षाएं हैं। और दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी के जो तंत्र है इन्होंने बनाए बड़े माहिर हैं। ये इमोशंस में 2 साल 2.5 साल निकाल देंगे, इनको उसी में कुछ धर्म के नाम पे। लेकिन मेरा मानना है कि उनको शुरू से ही ये काम करना चाहिए, खासकर नौजवानों को। और 2019 में अगर नौजवानों पर उम्मीद उन्होंने लगा के रखी है तो त्रिपुरा कैन बी टेस्ट केस फॉर देम कि आप शुरू से ही प्लानिंग करें, ब्लूप्रिंट बनाएं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। कोई बहुत बड़ी मुश्किल आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और सरकारें, जैसे राकेश जी ने पहले कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अपना कोई पोटेंशियल है नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर का या किसी का जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और सरकारें सबको नौकरी दे नहीं सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कड़ा टेस्ट होगा उनका। एक मैं बड़ी छोटी सी बात एक लाइटर ग्रीन में कहना चाहता हूँ। मैं राम माधव साहब का देख रहा था उनका ब्रीफिंग, एक और स्टाइल में बदलाव आया है इनके। कैसे? पिछले पहले गत वर्षों में क्या होता था कि रुझान आते ही लड्डू बंटने लगते थे। तो आज राम माधव जी कम से कम ये कह, क्योंकि वो उल्टा पड़ा, बिहार में उल्टा पड़ा। तो आज बदलाव यह है कि वो कह रहे हैं आखिरी रुझान रिजल्ट का हम इंतजार करेंगे। तो ये भी एक अच्छी चेंज है, ये भी वेलकम चेंज है। ये भी तो सर वो कोशिश करें कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, थोड़ा सा इंतजार। देखिए, समय के साथ आदमी सीखता भी है। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंट बहुत है वो लोग, लेकिन डिलीवरी हो रही है बहुत। इनके ओवर कॉन्फिडेंस का एक रीजन जरूर है, कारण है कि डिलीवरी भी हो रही है। हाँ, उस ओवर कॉन्फिडेंस में कई बातें अलग हो जाती हैं कि सुबह पोस्टल बैलेट गिनते ही लीड मिल गई तो लड्डू बांट दो, वो जातियां हो रही थी। कहीं ना कहीं वो बदलाव है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। अंबिकानंद जी, अब त्रिपुरा, सबसे पहले त्रिपुरा की तरफ शुरुआत करते हैं, उसके बाद बाकी मेघालय नागालैंड की तरफ भी जाएंगे। त्रिपुरा अब कितना बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए बनकर उभर सकता है? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे? चैलेंज, आपने सबसे बड़ा चैलेंज जिक्र किया, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, अब इनको नौकरी देनी होगी, कहां से देंगे? 2 ही उपाय है। सरकार में नौकरी बढ़ नहीं सकती ज्यादा, उसकी अपनी एक सीमा है। तो वहां नए उद्योग क्या लगाए जाए, या फिर पकौड़ा पॉलिटिक्स वहां भी चालू हो कि किसी तरह लोगों को रोजगार मिले। ये आने वाले दिनों पे त्रिपुरा में चैलेंज होने वाला है, और ये चैलेंज पूरे देश में है कि किस तरह इस खाई को पाटा जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा ये बनने वाला है। अगर कोई फिर उत्तेजक मुद्दा इस पे हावी ना हुआ तो, मैंने कहा राम मंदिर या कोई और इस किस्म का मसला, तो ये चैलेंज है और सारे भारत में है, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं। त्रिपुरा में खास कर है कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है कि जैसा अनिल जी ने बहुत सुंदर कहा कि भाई उद्योग वगैरह है नहीं, और ये बांस की खेती पे या बम्बू पे जो एक पॉलिसी चेंज आई है कि ये पेड़ नहीं घास है, वैसे विज्ञान में वो घास ही है। अच्छा, बम्बू इज नोन एज द टॉलेस्ट ग्रास ऑन अर्थ। तो अब उस पे कितना रोजगार आ सकता है, ये सब देखने की बातें हैं। लेकिन चलिए, आज है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अभूतपूर्व ऐतिहासिक क्रांतिकारी जीत का जश्न मनाए। बिल्कुल सर, जश्न तो सर कार्यकर्ता मना ही रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता तो मना ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो शुरुआत हुई है ना सर, काम की तो शुरुआत हुई है राकेश जी। और सबसे ज्यादा तो सरकार को अब हाल फिलहाल में जो कह सकते हैं जो सवालों का सामना करना पड़ा वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ही करना पड़ा था। हर पार्टी विपक्ष उनसे पूछ रहा था, आपने तो कहा था कि इतनी नौकरियां देंगे, वो कहाँ गई? अब अगर वो इस मुद्दे पर भी अगर मानिए उनको वोट दिया गया है त्रिपुरा में, तो ये पार करना जो बाकी स्पीकर्स भी सर कह रहे हैं वो तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, मैंने कहा था कि युवा वर्ग उसने बीजेपी को वोट दिया है। हालांकि कुछ लोग सहमत नहीं थे मेरी बात से, लेकिन ये दिखाता है जो रिजल्ट जो है त्रिपुरा का
कि युवा वर्ग ने बीजेपी को वोट दिया है विद द एक्सपेक्टेशंस के जो नरेंद्र मोदी साहब जो वादा करके गए हैं कि रोजगार देंगे, हर घर, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये हम देंगे, ये त्रिपुरा में हम सुलभ कराएंगे। वो ये ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज है। और त्रिपुरा चूंकि 25 साल से कम्युनिस्ट फॉर्मेट में काम कर रहा था, कम्युनिस्टों का अपना गवर्नमेंट चलाने का एक अपना फॉर्मेट होता है, अपना तरीका होता है, वो इससे उधर उधर नहीं जा पा रहे थे। मैं कह चुका था कि सबसे बड़ा माणिक सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन के दौरान, जो पिछले 25 सालों के दौरान जो चमचमाहट आई है, वो असली है या नकली है वो बात अलग है, लेकिन उसकी रोशनी जो है वो त्रिपुरा तक नहीं पहुंच पाई है। अब दिक्कत ये है कि कम्युनिस्टों की जो राजनीति और उसका जो आर्थिक तंत्र है वो पूरा काम करता है सार्वजनिक निवेश पर। सार्वजनिक निवेश की हालत ये है कि आप सार्वजनिक निवेश की हुई कंपनियां अब बेच रहे हैं बजाय नई बनाने के। तो ये सारी चीजें जो हैं, इट इज द कल्मिनेशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। जो ये बेरोजगारी की जो हम बात कर रहे हैं, पकौड़ा पॉलिटिक्स यहीं से पैदा होती है कि भाई पकौड़े की दुकान लगाने वाला भी जो है वो रोजगार पैदा करता है, वो रोजगार है। इसलिए हम चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं बड़े आराम से। ये मुसीबत हर पार्टी की रहेगी, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। ये पार्ट एंड पार्सल है ग्लोबलाइजेशन का। इसकी तरफ अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमें दिक्कत हो जाएगी। मुझे याद है कि अक्टूबर जब ये अपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हैं पूर्व राष्ट्रपति, ये कर्नाटक गए तो वहाँ पर उन्होंने जो कर्नाटका यूनिवर्सिटी है उसके कॉन्वोकेशन में जब भाषण दिया तो वो कहा कि ये जो डिविडेंड कहीं हम पर जो है ऑब्लिगेशन ना हो जाए हमारी डेमोग्राफी का, हमें ये इस तरफ हमें ध्यान देना होगा और अभी से हमें जो है ऐसी योजनाएं लानी होंगी जिससे बेरोजगारी को हम संभाल सकें। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप आज तो कम से कम डिस्कस नहीं किया जा सकता लेकिन त्रिपुरा ने ये सिद्ध कर दिया है कि वहां पर जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो कम्युनिस्ट फॉर्मेट से बाहर हैं। यही काम ममता बनर्जी ने किया था और मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय संगीत के भीष्म पितामह सचिन देव बर्मन, उनकी रियासत त्रिपुरा, वो राजकुमार थे सचिन देव बर्मन इस त्रिपुरा रियासत के, जिसका विलय 1947 में नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ था। ठीक है सर, भारतीय संघ में। तो वहां की जो राजनीति है उसमें अभी भी बीजेपी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टर्न कोर्ट्स। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये ऐसा ही एक बदलाव है, जो ऐसा ही उबाल है जो दिल्ली में आया था। 70 में से 67 सीटें मिल गई थी आम आदमी पार्टी को। क्या आइडियोलॉजी थी, क्या विचारधारा थी, क्या नारा था? भ्रष्टाचार हटाओ, दे दिया जनता ने। त्रिपुरा के लोग जो 25 साल से विकास की रोशनी से अलग पड़े हुए थे, उन्हें लगा कि बीजेपी ला करके हमारे सामने जो है वो अलादीन का चिराग रगड़ेगी और सबको जो है वो रोजगार मिलेगा, सबको अच्छा मकान मिलेगा। वही अपेक्षा पूरी करनी है, वही जिम्मेदारी है और दोबारा से सवाल ना खड़े हो जाए ये, क्योंकि डेफिनेटली ये मामला युवाओं की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे की भी बात करनी पड़ेगी। चलिए, अच्छा है नॉर्थ ईस्ट में एक अपना वर्चस्व स्थापित अब बीजेपी ने किया है। अभी ये सब यहाँ पर खत्म नहीं होता है पूरा, क्योंकि अब अनिल जी, अब आने वाले समय में हमारे सामने 4 और राज्य है इस साल में जहां पर चुनाव होने हैं। कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो कि कह सकते हैं कि राजनीति के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, जो कि एक्चुअली में 2019 की दशा और दिशा तय करने का माध्यम रखते हैं। चारों बड़े प्रदेश हैं, चारों में लोकसभा की सीटों का एक अच्छा क्वांटम है, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है। चूंकि फिर मैं वही कह रहा हूं कि 2019 की रेस में हम लग पड़े हैं, हम चल पड़े हैं। बिल्कुल सर। अब कर्नाटक की जहां तक बात है, कांग्रेस शासित प्रदेश है। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उतार फेंक सकती है? देखना होगा। क्या कांग्रेस अपने आप को मजबूत करके रिटेन कर सकती है? ये दो यहां हमारे सामने होंगे। ये नॉर्थ ईस्ट के बाद अब अगला कदम जो 2019 के बाद हम लेंगे वो कर्नाटक है। कर्नाटक का आउटकम हमको देखना होगा।
अगर भारतीय जनता पार्टी डिथ्रोन करती है तो और मजबूत होकर आगे निकलेगी। यदि कांग्रेस अपने आप को रिटेन करती है तो एक ब्रेक और लगेगी। जो ये 2019 की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो एक ब्रेक और लगेगी। और फाइनल जो होगा, एक जो एक सिनेरियो बनेगा, वो होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो तीनों भाजपा शासित प्रदेश हैं। अब उनका क्या नतीजा होगा, मुझे लगता है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। अगर भाजपा रिटेन करती है तीनों, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं करती है तो बहुत बड़ा एक उनको सामना करना पड़ेगा। एक प्लैंक उनके खिलाफ बनेगा, अपोजिशन को एक प्लैंक मिलेगा। तो इसलिए हम अब आगे जो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होगा 2019 के चुनाव को लेके। तो इससे आगे आज का अगर ये युद्ध जब इलेक्ट्रल खत्म होता है तो अब हमारी नजरें होंगी मई में होने वाले कर्नाटक पे पहले। जी बिल्कुल, ये देखिए ये तस्वीरें भी अगरतला से सीधे सामने आ रही हैं। हुजूम जुट रखा है यहाँ पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न मनाया जा रहा है और जीत पक्की मान चुकी है बीजेपी त्रिपुरा में। और माने भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन पार्टी ने यहाँ पर किया है वो अभूतपूर्व है। त्रिपुरा में शायद पहले सोचा नहीं होगा लेफ्ट ने कि 25 साल का जो उनका राज है वो कुछ इस तरह खत्म होगा, लेकिन हुआ सही। माणिक सरकार गए सही। अब यहाँ पर नई सरकार नई उम्मीदों के साथ, नई आशा के साथ और जोश और उमंग तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन अब ये मोदी लहर और जितने वादे किए, जितने दावे किए, जमीनी हकीकत जमीन पर कैसे उतर के आते हैं, ये काफी ज्यादा एक बड़ा चैलेंज जरूर है अब सरकार के लिए। हाल फिलहाल में जिस तरीके से सरकार को कम से कम रोजगार के मुद्दे पर घेरा गया, पूरे वादे पूरे नहीं किए गए, उसको लेकर अब त्रिपुरा में भी कुछ यही चुनौतियां सामने है, क्योंकि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। चलिए, त्रिपुरा में 40 का आंकड़ा तो छू लिया बीजेपी प्लस ने और सारी सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। और जैसा कि बीजेपी के लीडर्स हैं वो कह रहे थे, उम्मीद जता रहे थे कि हाँ 40 पार हो जाएगा, तो 40 तो वो पहुंच चुकी है। और अम्बिकानंद जी, हम यही बात करते हैं, बीच बीच में पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, वो जरा दर्शकों को सुना रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अब चलिए, नॉर्थ ईस्ट में अब बीजेपी ने अपना वर्चस्व तो दिखा दिया है, उसमें सबसे बड़ा जो हम एक जीत कह सकते हैं वो त्रिपुरा में यहाँ पर सामने आई है। लेकिन अब जो आगे आने वाले पड़ाव है, जो कि 2019 से पहले हम देखेंगे, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, जिसका जिक्र अनिल जी ने भी किया। पहले कर्नाटका है, फिर जो साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, जिसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है यहाँ पर लोकसभा चुनावों के लिए। बात सही है। और सबसे पहले आ रहा है कर्नाटका। संक्षेप में बता दूं कि जब जातिवाद का मुद्दा उठता है तो बिहार यूपी सबसे ज्यादा बदनाम है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर सत्ता का सेमीफाइनल उसे कहा जाता है। कर्नाटका के गांव में अगर आप कभी गए तो आप देखिए वहां जातिवाद किस तरह हावी है। ये बात जातिवाद का मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति से इसका खास संबंध है। अभी अभी गुजरात में आपने देखा, तो पूरा भारत जातिवाद से ग्रस्त है। और ये वोकालिगास और लिंगायत्स दो प्रमुख जातियां हैं जो कर्नाटका के चुनावों को प्रभावित करती हैं। साथ में फिर बैकवर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। तो लिंगायत्स का इधर रामकृष्ण हेगड़े के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव हो गया। लेकिन लिंगायत्स में अभी एक नई कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कि क्या वो एक अलग धर्म है हिंदू से अलग, और ये कंट्रोवर्सी भी चल रही है। अगर ये कंट्रोवर्सी तूल पकड़ती है तो लिंगायत्स कमजोर होंगे और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। वोकालिगास जेडीएस के साथ है, बैकवर्ड्स कांग्रेस के साथ है, माइनॉरिटीज कांग्रेस के साथ है, और इसीलिए कांग्रेस की सरकार अभी है। अब आइए छवि पे। येदियुरप्पा की छवि मानिक सरकार की जैसी नहीं है, गोवा चीफ मिनिस्टर के जैसी भी नहीं है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा कर्नाटका पे बहुत जोर से नहीं पकड़ सकता है। तो वहां मुद्दा क्या होगा? या तो वो फिर टीपू सुल्तान आएंगे और नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही। इन मुद्दों पे लड़ाई होनी है कमोबेश।
अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि अपने इस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के कारण या आरएसएस थ्रस्ट के कारण कितना प्रभावित कर पाती है। इनिशियल रिपोर्ट्स जैसे ओपिनियन पोल की बात आती है, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं कि कांग्रेस अभी वहां मजबूत है। अगर कांग्रेस वहां वाकई मजबूत है और उस तरह के परिणाम आते हैं तो आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव कितना प्रभावित होगा। हार्दिक पटेल डेरा डालना शुरू कर दिए हैं मध्य प्रदेश में पटीदारों के बीच में, वो भी देखना दिलचस्प होगा। राम मंदिर मुद्दा कितना तेजी पकड़ता है इस साल के वर्ष के अंत तक, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। ले देकर 2019 का पिक्चर अभी अस्पष्ट है। बिल्कुल सर, इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं टेलीविजन सेट पर, ये बीजेपी त्रिपुरा प्रेसिडेंट बिप्लब कुमार देव हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर खुशी का माहौल है यहाँ पर, अभिवादन स्वीकार करते हुए। क्या हम कह सकते हैं अगला चेहरा यही है वो जिसका हर कोई इंतजार कर रहे हैं? यस। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, जैसे हम, क्योंकि हम मानिक सरकार की बात कर रहे हैं, उनकी छवि की बात कर रहे हैं, मैचिंग है काफी यंग भी। मानिक सरकार का मैच भारत में नहीं है, कोई ये क्या मैच करेगा। राकेश जी काफी कंपैरेटिवली काफी यंग है और एक एनर्जी है। मुझे लगता है कि अभी इन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन बेसिकली ही डजंट बिलोंग टू आरएसएस कार्डर, बीजेपी। वो काफी इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, वही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए और चीफ मिनिस्टर बीजेपी कोई अपना ट्रस्टेड कमिटेड आदमी लाए, जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है। अभी तो पॉलिटिकली तो हमें लग रहा है कि ये भाई ये इन्हीं के नेतृत्व में आया, बीजेपी वाले तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों की भी तारीफ कर रहे हैं, राम माधव जी। तो ये राजनीति में अगर सब कुछ सीधा ही होने लगे तो फिर राजनीति क्यों रहे, सवाल ये है। तो लेकिन त्रिपुरा के बारे में ये बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर जिस प्रकार का एक बदलाव आया, जैसा मैं पहले कह रहा था कि मुझे दिल्ली के चुनावों की याद आ रही है कि 70 में से 67 सीटें। बिल्कुल सर। सर आप जस्ट अपने थॉट्स को होल्ड कीजिए जरा, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी सुना ले। सुब्रमण्यम स्वामी और साथ ही योगी आदित्यनाथ यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस परफॉर्मेंस के बाद पार्टी की, जरा सुनिए। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हो रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की उपलब्धियों और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कुशल रणनीति में चुनाव प्रबंधन की यह विजय है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है। यह ऐतिहासिक सफलता है। ये केंद्र के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के प्रति पूर्वोत्तर की जनता का विश्वास है। बहुत अभूतपूर्व विकास त्रिपुरा में सरकार बन सकती है, ऐसा तो लगता है, और यदि बन जाए तो जीरो से सरकार, ये तो मुझे लगता है इतिहास है। पहली बार भी हमने मणिपुर में ऐसे ही किया था। तो नॉर्थ ईस्ट में हम एक हिंदुत्व की पार्टी इस प्रकार से जीत हासिल कर रही है, तो इसके माने वहाँ के लोग हिंदुस्तान के हिस्से बनना चाहते हैं। उनको वो तुष्टीकरण का जो था पहले, और उससे वो पता लग गया कि इलेक्शन के बाद सब बंद हो जाता है, तो कुछ होता नहीं है। और बीजेपी जो करती है उससे हमारी जो भारत में जो अखंड भारत की विलय में हमारी संस्कृति की विलय भी हो, उसके वही लोग पसंद करते हैं। चलिए, लगातार डिस्कशन जारी है, काफी पॉइंट्स पर चर्चा हो चुकी है, फिर भी कुछ पॉइंट्स अनिल जी जो आप यहाँ पर सामने रखना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट के इस पूरे जितने भी हमारे सामने तस्वीर साफ हुई है उसको लेकर। देखिए, एक तो मुझे डॉक्टर स्वामी के एक रिएक्शन पे थोड़ा सा मुझे रिएक्ट करना है, मुझे ऑब्जेक्शन भी है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी अच्छी जीत करके आ रही है, संभावना है सरकार की।
तो इससे त्रिपुरा भारत से जुड़ेगा। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। त्रिपुरा भारत का अंग है जैसे और कोई राज्य भारत का अंग है। तो स्वामी जी जरा एक्साइटमेंट में कुछ कह गए शायद, या जानबूझ के कह गए, उनका पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनकी राजनीति एक अलग तरीके की है। हाँ, नहीं, हिंदी वो बहुत अच्छी बोलते हैं। आई विल नॉट, नहीं, मैं उनके केस में ये नहीं कहूंगा, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं वो, और वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, वो जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं। इसलिए वो एक थोड़ा सा, देखिए त्रिपुरा हमेशा भारत का अंग था, पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का अंग था, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो हाँ, अब हर पार्टी उसको विक्ट्री को अपनी अलग तरीके से देखती है, दिखाती है, उसका रिएक्शन देती है। तो उनको ये जरूर कहना चाहिए था, इतना कह देते कि भारत के साथ एक राज्य उसके और मेन स्ट्रीम से संबंध और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे, क्योंकि इन एरिया में इंसर्जेंसी भी है। तो इस तरह से हर इलेक्शन में अगर इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग अगर एक वर्डिक्ट किसी एक पार्टी को मिलता है, तो उसका एक इंडिकेटर भी होता है कि आप राष्ट्र के साथ और सुदृढ़ हैं, आप राष्ट्र की पॉलिसी से आप सहमत हैं। तो लोग कम से कम सहमत हैं, जाने वाली सरकार सहमत हो या ना हो, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। तो मुझे लगता है कहीं सर कई बार पार्टी अच्छी जीत दर्ज कर लेती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है, मुख्यमंत्री बनता है, वो कई बार लोगों को रास नहीं आता है। क्योंकि अभी पार्टी डेफिनेट बिप्लब देव के तो सामने आए हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार, लेकिन लगता है आपको सही कि देखिए, मैं एक बात और आपको बताऊं, मोर और लेस मोदी जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस और पार्टी चलाने का जो मॉडल इनका है, मैं मोदी जी का ही कहूंगा, अमित शाह जी तो वही करते हैं जो वो मोदी जी कहेंगे। मोर और लेस ये इंदिरा गांधी का मॉडल है। तो इंदिरा गांधी जी हमेशा सरप्राइज प्रैंक होता था, कहीं कर्नाटक में इलेक्शन हो गया, सुबह पता चला कि कोई गुंडू राव चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई किसी को जानता ही नहीं था, सीनियर लीडर जो एस्टैब्लिश लीडर धरे के धरे रह गए। वही मॉडल मोदी जी ने पिछले 4 साल में अडॉप्ट किया। बिल्कुल सही, ये तो मेरा ये मानना है, जैसे राकेश ने कहा, वी मे बी इन फॉर अ सरप्राइज, कोई ऐसा आदमी जो लो प्रोफाइल हो। रावत जी हैं जैसे रघुवर दास की बात जब हुई थी, रावत उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र रावत की जब बात हुई, जानता ही नहीं था। खट्टर भी, मनोहर खट्टर भी, अम्बिकानंद जी, ये कुछ ना ऐसे नाम थे। मतलब बीजेपी एक्चुअली जानी भी जाती है सरप्राइजेस के लिए। अभी बिप्लब देव की बात तो हो रही है, लेकिन कल को पता नहीं, क्या पता कोई और नाम निकल कर सामने आ जाए। हो सकता है, ये संभव है, और इसकी संभावना इन दिनों में ज्यादा बढ़ी है। जब से खट्टर जी, आपने नाम गिना है, रघुवर दास जी, ऐसे लोग आने लगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि कांग्रेस में भी कमोबेश यही होता था। मैंने कहा वही, हाँ जी मॉडल है कि चीफ मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड, ही इज नॉमिनेटेड फ्रॉम दिल्ली। और ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए और राष्ट्रपति शासन वाला मॉडल आ जाना चाहिए, और दूसरी तरफ ये बात हम जी सर प्रैक्टिकल लेवल पे करते हैं। अनिल जी, एक छोटी सी बात जल्दी से करूंगा कि अभी तक सारा हमने देखा, ये कहीं पे ना राम माधव जी ने कहा ना स्वामी जी ने कहा कि हमारे एमएलएस की मीटिंग जो लेजिस्लेटिव पार्टी की होगी वो इलेक्ट करेंगे। तो ये कांग्रेस का ही मॉडल है। जैसे अंबिकानंद जी ने कहा कि ऊपर से इंपोज होगा, फॉर्मेलिटी के लिए कहा जाता है, कांग्रेस में भी फॉर्मेलिटी के लिए कहा जाता था, भाई सीएलपी की मीटिंग बुलाने वाले हैं, उसमें तय होगा। अभी तक त्रिपुरा के कॉन्टेक्स्ट में जहां क्लियर कट मेजॉरिटी आ गई है, अभी तक किसी ने नहीं कहा कि एमएलएस बैठेंगे, सीएलपी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें भी विचार किया जाएगा। शाम तक आते इस पर मैं ये कह रहा हूँ, ये पहले कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, ऐसी मीटिंग्स में एक सबको एक संदेशा चला जाता है, जो कांग्रेस में होता था, या एक पर्ची बांट दी जाती थी, ये नाम है, जब ये नाम लिया जाएगा हाथ खड़ा कर दीजिएगा। तो ये भी एक बदलाव है, इसलिए और भी संभावना है कि हो सकता है जो प्रेसिडेंट है स्टेट के, उनके अलावा कोई और भी आ सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया अनिल आनंद जी, राकेश कपूर जी और अम्बिकानंद साहे जी हमारे साथ इस बड़ी कवरेज पर जुड़ने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, अब त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनाएगी, नागालैंड में भी बीजेपी का परचम साफ लहराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मेघालय में बीजेपी ने बोला है कि एनपीपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाने का दावा जरूर करेगी। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर जरूर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।